हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में मेंडल के नियम और भी क्वेश्चन पढ़े हुए थे। आज हम उसी के मेंडल के और भी हैं नियम जो दिए हैं मेंडल ने, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्न उत्तर को आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम आगे के। तो मेंडल ने जो नियम दिया, पहले मेंडल का है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रभावित करने वाला। तो देखिए, जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़ी से क्रॉस कराया जाता है, विपरीत लक्षण है, मान लो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, तो वो कहलाता है उसका प्रभाविता का नियम। तो आपको सिर्फ इतना ही अच्छे लर्न करना है कि विपरीत लक्षणों के एक जोड़े से क्रॉस कराया तो जो इफेक्टिव गुण है, जो उसका प्रभावी गुण है, वही व्यक्त होगा और वही कहलाएगा प्रभाविता का नियम। आइए, दूसरा नियम जो है वो है पृथक्करण का नियम। उसके नाम से ही समझ में आ रहा, पृथक्कृत, डिफरेंट। ठीक है, जब युग्मकों के निर्माण के समय दो एलील जोड़े, यानी दो जोड़े हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है, एक ही जोड़ा गया, वो कहलाता है उसका पृथक्करण का नियम। यानी डिफरेंट हो गया, वो एक ही जोड़ा गया, उसके साथ कोई भी और कैरेक्टर नहीं गए, तो वो कहलाता है पृथक्करण का नियम। अगला है उपार्जित लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। उपार्जित लक्षण किससे कहते हैं? तो जो लक्षण जीवन पर्यंत अर्जित किए जाते हैं तथा जनक से संतान में स्थानांतरित नहीं होते। जीवन पर्यंत का अर्थ ही होता है, यानी हमने थोड़ा सा कुछ आसपास वातावरण है उससे प्रभाव पड़ा, फिर आगे हुआ, फिर कोई प्रभाव, मतलब यानी परिवर्तन तो हो रहा है, पर ये याद रखना हमें वो पीढ़ी से नहीं मिल रहा है, केवल हम आसपास के वातावरण से और अपने खान पान से ही उसे अर्जित कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है मोटापा। जैसे मोटापा किसी दुर्घटना में कटी हुई उंगलियां, यानी वो जो परिवर्तन होगी, अब उसे हमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो परिवर्तन जो हुआ है वो उपार्जित लक्षण है। यानी उपा मतलब ऊपर से जो लक्षण आए वही है उपार्जित लक्षण। अब अगला है लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की क्या भूमिका है, कि गुणसूत्र क्या काम करते हैं। मैंने इसका महत्व आपको पहले समझा चुकी हूँ, अभी गुणसूत्र और उसकी कार्य और उसके चित्र के बारे में अभी समझाऊंगी। तो पहले देखिए कि लिंग निर्धारण में क्या भूमिका है। तो मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण जनक के 23वें जोड़े, जो जोड़े हैं, कि लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की अहम भूमिका है। यानी ये लिंग गुणसूत्र डिसाइड करता है कि बॉयज यानी नर या मादा क्या जन्म लेगा। तो ये गुणसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब हम जानेंगे कि गुणसूत्र क्या है, तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए गुणसूत्र क्या है। देखिए जितनी भी यूकैरियोटिक का मतलब है पूर्ण रूप से विकसित, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सारे पूर्ण रूप से कैसे है, विकसित है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में स्थित, यानी केंद्रक याद रखना है, जो गुणसूत्र हैं वो केंद्रक में ही स्थित होते हैं। तो केंद्रक में स्थित लंबे धागे नुमा रचना क्या कहलाती है, गुणसूत्र। आप अपनी भाषा में भी उसको बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं कि कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबी धागे नुमा रचना क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब उन गुणसूत्रों का कार्य और महत्व क्या है जानेंगे हम। पहला कार्य यह है कि आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन, अब भी अपन ने देखा। और आनुवांशिकी का अर्थ क्या है, यानी गुणों को क्या करने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य यह है शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी होती है, मतलब भाग लेते हैं। यानी ये शरीर की रचना और क्रियाशीलता, मतलब शरीर में क्या रचना कैसी बननी है, आँख नाक कान, ये सारी जो रचनाएं हैं और उनकी एक्टिविटी क्रियाशीलता, सारी क्रियाशीलता को पार्टिसिपेट करने में किसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, गुणसूत्रों का। तीसरा है गुणसूत्र के प्रतिकृतिकरण में
संतति बनती है जो कि कोशिका में पहुंचकर नए जीवों का क्या करती है, निर्माण। यानी एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है, माँ के गर्भ में बच्चा बन रहा है तो एक जीव से दूसरा जीव ही तो बन रहा है। तो वो एक जीव से दूसरा जीव बनना प्रतिकृतिकरण के द्वारा ही संभव होता है। प्रतिकृति के कारण जो गुणसूत्र हैं वो डिवाइडेड होते हैं, डिवाइड होके एक संतति से दूसरी संतति में जाते हैं। तो आइए हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए आपको ये गुणसूत्र की संरचना दिखाई दे रही है। देखिए केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो है नीली नीली संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना से ये धागे नुमा रचना है, ये संरचना ही क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। ये क्या होता है, अंदर से जो ये गोल गोल बिल्कुल करली है, ये गुणसूत्र में जो डीने हैं वो लंबे हुए धागे नुमा दिखाई दे रहे हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं, जोड़े होते हैं। आइए हम आपको ये संरचना में बताएंगे कि गुणसूत्र की संरचना बिल्कुल आपको हूबहू कैसी बनानी, क्योंकि इस संरचना में आपको कन्फ्यूज़न होगा। आइए देखते हैं गुणसूत्र की संरचना। ये है गुणसूत्र की संरचना। इस गुणसूत्र की संरचना को आपको इसी तरह से बनाना है। इस संरचना में आपको याद रखना है पेलिकल, क्रोमोन्यूमेटा, तर्कुरज्जु और प्रारंभिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन और सैटेलाइट, ये पार्ट इस तरह से बने हुए हैं और इस तरह से ही आपको गुणसूत्र की संरचना को बनाना है। गुणसूत्र आपने अभी जाना कि गुणसूत्र क्या होते हैं, जो लंबी धागे नुमा रचना है, तो वो इस तरह से देखिए करली करली धागे नुमा रचना दिखाई दे रही है। और इस पार्ट को आपको ध्यान से लिखना है कि इसमें पेलिकल, क्रोमोनिमेटा, तर्कुरज्जु, प्रारंभिक संकुचन, संकीर्णन या संकुचन एक ही बात है, द्वितीयक संकुचन या संकीर्णन या सैटेलाइट होता है। तो आपको पूछा जाए कि गुणसूत्र में क्या क्या संरचना उसमें डिफाइन होती है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ लिया है। अब हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को जानेंगे। इतना चैप्टर आपने तैयार कर लिया तो आपकी इस चैप्टर की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अपना पहला एमसीक्यूज है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? डार्विन, लैमार्क, ओपेरन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आपको दिख ही रहा है, डार्विन ने लिखी। अगला है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखना, मनुष्य में 23 जोड़ी, 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। पर जोड़ी पूछे, पेयर में पूछे तो याद रखना 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? मतलब कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के हैं? समजात, समवृत्ति, विशेष। तो याद रखना समवृत्ति अंग। तो आपको समवृत्ति और समजात अंग की परिभाषा भी आनी चाहिए। अगले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी। अगला है, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी जो गुणसूत्र अभी हम पढ़ रहे थे कि उसकी संरचना क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये गुणसूत्र बने कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना है ये गुणसूत्र ऑप्शन में है डीएनए, आरएनए व डीएनए, और उसके बाद है आरएनए, डीएनए व प्रोटीन। यानी 23 नहीं है, डीएनए, आरएनए व प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा डीएनए व आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो है ये हमारे आपके एमसीक्यू से आगे जानेंगे। अगला एमसीक्यू हमारा है, उन लक्षणों का चयन कीजिए जो अर्जित तो होता है लेकिन आनुवंशिक नहीं है। अपन ने अब भी जाना कि उपार्जित जो लक्षण हैं वो कौन से कहलाते हैं। तो देखिए, जो हमें लक्षण पीढ़ी से जो प्राप्त नहीं होते हैं, नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें से बिल्कुल क्लियर है, शरीर का आकार जो है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त नहीं होता। हमारी आकृति, मान लो हमने मोटे होना, दुबले होना, तो हमारे खान पान पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगला है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आपने पहले भी अपन ने देखा था आनुवांशिकी का जनक, और सारी चीज़ें अपन ने उसमें समझाई थी, तो उसमें दिया। तो बिल्कुल आप क्लियर रूप से आप उसमें टिक लगा सकते हैं कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन, मेंडल, मेयर या ओपेरन। तो याद रखना है आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा गया है। इसमें गलत ऑप्शन लिख गया है, आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा
गया है, आपको सुधार लेना है। अगला है, नर संतान के लिए उत्तरदायी जो गुणसूत्र है वो कौन सा है? तो नर संतान के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र है वो गुणसूत्र जो है वो वाय है। वाय डिफाइन करता है कि नर या मादा होगी। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो याद रखिए, मेंडल ने अपने पौधे के लिए, अपन ने चित्र में देखा हुआ था कि मटर के पौधे थे, झुर्रीदार थे, गोले थे, तो ये उसने मटर के ही पौधे, और क्यों चुना अपन ने ये भी पढ़ा हुआ था। तो मेंडल ने किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना। अगला है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? बहुत अधिक मात्रा में ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, तो आपको याद रखना है। बच्चे गंदा जल लगा देते हैं, तो डेंगू जो उत्पन्न करता है जो मच्छर, वो साफ जल, गंदे जल, मीठे जल, इनमें से कौन से में? तो याद रखना, डेंगू जो है उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो साफ जल में होता है। यानी हम अगर पानी अपने घर में रखा है और उसको ढक के नहीं रखेंगे तो वो साफ जल में भी आसपास के पाया जाएगा। लास्ट है, अवशेषी अंग कौन से हैं? तो अवशेषी अंग आपसे पूछा जाए, अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग जो हमारे शरीर में तो हैं पर उनके कार्य ज़्यादा ना होने के कारण धीरे धीरे वो शेष रह गए, तो वो कहलाते हैं अवशेषी अंग। तो याद रखना, कर्णपल्लव की जो पेशियाँ, निषेक पटल, पुच्छ की जो कशेरुकाएँ, ये सभी जो होते हैं ये कहलाते हैं अवशेषी अंग। तो हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण आनुवंशिकी के प्रश्न उत्तर जाने। अब हम अगले वीडियोस में अगले चैप्टर को लेकर आपको डिफाइन करने आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।